हम लोगों ने जो यूनिट 4 में अब तक बात की है दैट इज अबाउट राउट सर्विस क्राइटेरिया, किस तरह से हम उसके थ्रू स्टेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आगे जाने से पहले फिर एक बार एम्फेसिस करूंगा कि अगर आपने अभी तक राउट सर्विस को अच्छे से नहीं किया है या नहीं समझ पाए हैं या कोई भी आपको अगर डाउट है, आपको जरा सा भी याद ना हो राउट सर्विस, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद ही इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको RH की जरूरत पड़ेगी। सो इन दिस लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रूट लोकस, और इसे बोलते हैं रूट लोकाई भी बोलते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैं सही बताऊं तो। लेकिन इस टॉपिक को बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले जाते हैं बिकॉज थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम जब आप समझेंगे तो मे बी थोड़ा सा लेंदी आपको फील होगा, बट यकीन मानिएगा जब आप इसे गो थ्रू कर लेंगे पूरा का पूरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा आपको लगने वाला है उसके बाद। सो व्हाट इज रूट लोकस, इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों बोलते हैं इसे रूट लोकस, क्या है बेसिकली, हमें कैसे कैसे डिजाइन इसमें करने हैं, व्हाट आर द डिजाइन स्टेप्स, और उसे एक प्रॉब्लम के थ्रू हम पूरा का पूरा समझेंगे किस तरह से इसे डिजाइन किया जाता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट लोकस। सो एज द नेम डिफाइंड रूट लोकस, और जैसे कि मैंने बताया इसे बोलते हैं रूट लोकाई या रूट पाथ भी बोलते हैं। दैट मीन्स इट इज अ ग्राफिकल मैथड इन विच रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर प्लॉटेड इन एस प्लेन फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है वो आपको पता है, रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मुझे पता है। तो बेसिकली ये है क्या, ये है उन रूट्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि बेसिकली वो पोल, अगर मैं कहता हूं पोल मेरा -4 पे है तो यहां से पोल वैरी किस तरह से कर रहा है और किस तरह से वो लास्ट अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड रूट लोकस। तो the locus of the root यानी path of the root of the characteristic equation when gain is varied from 0 to infinity is called root locus। अब ये पोल अपनी वैल्यू को वैरी कैसे करेगा, जब अभी आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा था when the given system has some parameter k, तो जैसे जैसे k वैरी करता है आपके पोल की वैल्यू भी वैरी करेगी और उस वजह से हमें नई नई लोकेशन मिलती रहती है, उसी को कनेक्ट कर देते हैं, सो वी विल गेट अवर रूट लोकस। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉल्ड द ग्राफिकल मैथड। किस तरह से, मतलब क्यों बोला गया ऐसे रूट लोकस, दैट इज अ पाथ ऑफ रूट, राइट। क्या बोला मैंने, इसे फिर से मैथमेटिकली समझ लीजिए क्या चीज थी। वी हैव कंसीडर अ सिस्टम सपोज GS इज इक्वल टू K अपॉन S S+2 एंड HS इज इक्वल टू 1। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूं बाय द फॉर्मूला 1 प्लस GS HS इज इक्वल टू 0। तो यहां मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करी एंड देन इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आई विल गेट S स्क्वायर प्लस 2S प्लस K इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो एज पर द धराचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो यू विल फाइंड दैट फर्स्ट रूट इज -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस k and the second root is -1 minus under root of 1 minus k। That means जैसे जैसे आपका ये k वैरी करेगा, अगर मैं कहता हूं k is equal to 0 है तो यहां पे रूट्स की वैल्यू क्या बनेगी, -1 प्लस अंडर रूट 1 यानी ये 0 हो जाएगा, और -1 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा -2, यानी वैल्यू बदल गई ना। अगर k की वैल्यू 1 है तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू 2 है तो कुछ और वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे बोला था जैसे जैसे k वैरी करेगा द रूट्स गिव्स द लोकाई इन द एस प्लेन, दैट मीन्स आपको रूट का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अब अगर उस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को आप पुट करते चले जाएं तो आपको एक पर्टिकुलर पाथ मिल जाएगा, इस पाथ को आपको ज्वाइन कर देना है, दैट बिकम्स अ पाथ ऑफ रूट, जिसे हम बोलते हैं रूट लोकस। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस वैल्यू को इस तरह से पुट करते जाओ एंड कैलकुलेट द वैल्यूज और उसके बाद आप एक प्लॉट पुट करो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो रूट लोकस यानी इस पाथ को बनाने का जो मेथड है वो अब हमें आगे डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन शॉर्ट आपको आएगा पेपर के अंदर कि आपको एक रूट लोकस डिजाइन करना होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम रूट लोकस को डिजाइन करते हैं। सो फॉर डिजाइनिंग आई हैव कंसिडर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज जो है प्रॉब्लम पे ही बेस्ड है। कंट्रोल सिस्टम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था दिस इज टोटली न्यूमेरिकली बेस्ड। अगर मैं बोलूँ तो थ्योरी बहुत नाम की है, मतलब कॉन्सेप्चुअल आपका न्यूमेरिकल चलता जाएगा। So I have taken the same question like the forward path transfer function. Now see what is the forward path transfer function, that is called GS। आप forward path बोलो या open loop बोलो, that is the same thing। Of a unity feedback, तो unity feedback हो गया यानी HS की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, is given by this one, तो यानी ये वैल्यू मेरे GS की हो गई। Now sketch the root locus as k varies from 0 to infinity। जैसे जैसे आपकी k की वैल्यू वैरी कर रही है 0 से इंफिनिटी, उस केस में मुझे अपने रूट लोकस को ड्रॉ करना है,
राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपके इस रूट लोकस में रिक्वायर्ड होता है वो है आपको कैलकुलेट करना है जीएस इंटू एचएस की वैल्यू। तो अगर आप जीएस एचएस यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा के अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स के इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 5। अब इस एक्सप्रेशन से मैं कैलकुलेट करूंगा व्हाट आर द पोल्स एंड जीरोस। तो दैट मीन्स पोल जीरो प्लॉट। इसलिए मैंने इस यूनिट के स्टार्टिंग में आपको याद दिलाया था कि हाउ विल ड्रॉ द पोल जीरो प्लॉट, बिकॉज मुझे इस क्वेश्चन में जो ड्राइंग करनी है वो ड्राइंग वही है, पोल जीरो प्लॉट पे ही मुझे आगे ड्राइंग कंस्ट्रक्ट करनी है। सो इसलिए पहला स्टेप है वी हैव टू ड्रॉ द पोल जीरो प्लॉट। तो अगर मैं यहां पे पोल्स कैलकुलेट करूं तो पोल्स है मेरे पास s इज इक्वल टू 0, देन s प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो -4 आ जाएगा सेकेंड पोल, एंड s प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो -5 आ जाएगा। सो दे आर 3 पोल्स और उनकी वैल्यू हो गई 0, -4 एंड -5, और ऊपर कोई फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब है देयर आर नो जीरोस, राइट। तो यानी कि मैं यहां पे इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करूंगा आगे चल के कैलकुलेशन में, p इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 0। z मतलब नंबर ऑफ जीरोस एंड p इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स दैट आर 3। 3 पोल हैं बट वैल्यूज क्या हैं, 0, -4, -5। कंफ्यूज मत होइएगा, 3 पोल हैं, वैल्यूज हैं 0, -4, -5 और कोई भी 0 नहीं है, इसलिए z इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो चलिए इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ये आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे रख रहा हूं मैं, और ये हो गई मेरी रियल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड सिग्मा एंड दिस इज कॉल्ड जे ओमेगा। और यहाँ मैं मार्क कर रहा हूं आपको क्योंकि, और ये चीज स्पेशली ध्यान रखिएगा, आपकी कॉपी के अंदर ग्राफ पेपर मिलता है तो ये जो डिजाइन होगा ये ग्राफ पेपर पे होगा, राइट। आपको ग्राफ पेपर पे प्रॉपर स्केलिंग के साथ जाना है। तो ग्राफ पेपर पे आप शो करेंगे सपोज दिस इज 0, राइट, और उसके बाद यहाँ पे -1 है, यहाँ पे सपोज आपका -2 है, यहाँ पे -3 है, देन -4 है, एंड देन -5 है, -6 है। तो प्रॉपर स्केलिंग के साथ आप इसे डिनोट करेंगे, राइट, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। क्लियर। मैं लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा ग्राफ पेपर पे बना हुआ डायग्राम किस तरह शो होता है, राइट। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले मार्क करते हैं अपने पोल्स। तो एज पर द क्वेश्चन हमारे पोल्स कहाँ हैं, 0 पे, -4 पे, -5 पे। तो 0 पे मैंने मार्क कर दिया है, -4 पे एक पोल आएगा और -5 पे एक पोल आएगा रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, राइट। इतना स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 2 कहता है मार्क द पाथ ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस, कि आपको अपने रूट का पाथ लोकेट करना है ऑन रियल एक्सिस। क्या मतलब है इसका, कि मुझे ये पता करना है कि ये जो यहां पोल रखा है, ये जो 0 पोल रखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे चलने वाला है या राइट हैंड साइड पे चलने वाला है, ठीक। दैट मीन्स कौन सा पाथ वैलिड है ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसलिए मैं पाथ वैलिडिटी चेक करता हूं। अब पाथ वैलिडिटी कैसे चेक होती है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर मुझे सपोज इस पाथ की वैलिडिटी को चेक करना है, ये 0 के इधर जो पाथ है इस पाथ को चेक करना है, तो आप इस पाथ पे अपने आप को स्टैंड ओवर मान लीजिए कि आप इस पाथ पे हैं। अब अगर आप इस पाथ पे यहां पे हैं और आप इसके राइट साइड में देखेंगे तो क्या इस पोल के राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, इस पाथ के राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। तो इसके राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 0, और 0 कैसी क्वांटिटी है, इवन क्वांटिटी है, राइट। अब अगर यही सेम चीज मैं आपको बोलूं नाउ स्टैंड ओवर दिस पाथ, ये जो यहां से यहां तक का पाथ है 0 और -4 का, अगर आप इस पाथ पे कहीं पे भी स्टैंड ओवर होंगे और तब आप अपने राइट हैंड साइड में देखें कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो आप पाएंगे राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स हैं 1, राइट। इसी तरह से अगर मैं बोलूं इस -4 और 5 के बीच में आप स्टैंड ओवर हो जाइए, -4 और 5 के बीच में, तो अब इसके राइट हैंड साइड में कितने पोल आ रहे हैं, इसके राइट हैंड साइड में पोल आ रहे हैं 2। ऐसे अगर आप -5 के बाद कहीं पे भी स्टैंड ओवर हो जाएंगे इस पूरे पाथ में, तो आपको दिखेगा द पोल्स ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम दिस पाथ विल बी 3, राइट। सो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको पर्टिकुलर पाथ पे स्टैंड ओवर होने को कह रहा हूं या पर्टिकुलर पाथ के राइट साइड में नंबर ऑफ पोल चेक करने के लिए कह रहा हूं। अब कौन सा पाथ यहां पे वैलिड है, तो पाथ वैलिड वो होगा जिसके राइट हैंड साइड में ऑड नंबर ऑफ पोल्स आएंगे। कौन से नंबर ऑफ पोल्स आएंगे, ऑड नंबर ऑफ पोल्स। तो अगर आप यहां देखें तो यहां पे पाथ वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके राइट साइड में कितने पोल्स हैं, 0, 0 इज अ इवन क्वांटिटी। बट वहीं पे ये पाथ मेरा वैलिड है बिकॉज इस पूरे पाथ पे अगर मैं कहीं पे भी स्टैंड ओवर होता हूं तो इसके राइट साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स आने वाले हैं, 1, दैट इज ऑड क्वांटिटी। तो दिस पाथ इज वैलिड।
सिमिलरली -4 5 वाला पाथ फिर वैलिड नहीं होगा। अनदर वैलिड पाथ कौन सा है? इस 5 के बाद ये कंप्लीट पाथ आपका वैलिड होगा, बिकॉज इस पाथ में आप कहीं पे भी स्टैंड ओवर हो जाइए। सो आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स जो काउंट हो रहे हैं 1 2 एंड 3, दैट इज ऑड नंबर क्वांटिटी, राइट। तो ये इस सेकंड स्टेप का मतलब है कि अगर मुझे रूट लोकस डिजाइन करना है तो सबसे पहली चीज मैंने अपना पोल जीरो प्लॉट बनाया, उसके बाद मैंने इसमें चेक करा कि बेसिकली कौन सा पाथ वैलिड है। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये पोल जीरो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये पोल जीरो इस लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, बिकॉज इसके राइट साइड में तो पाथ वैलिड ही नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर आप पॉइंट 4 को देखेंगे, इस पोल को देखेंगे, तो ये पोल अपने राइट साइड में मूव करेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में इस पे वैलिड पाथ ही नहीं है। सिमिलरली अगर -5 वाले पोल को देखें तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज इसके यहां पे वैलिड पाथ नहीं है। तो दिस इज द स्टेप नंबर 2, जिसमें हम बेसिकली चेक करते हैं कौन सा पोल किस तरफ मूव करने वाला है ऑन द रियल एक्सिस, कि वो लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा, राइट। तो आई थिंक ये स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर इस पिक्चर को आप देख पा रहे हो तो ये जो डायग्राम अब मेरे सामने है, ये डायग्राम मुझे आगे की सारी कहानी खुद ब खुद बताता है। कैसे? अब अगर आप देखो कि ये जो दो पोल्स हैं -4 और 0, ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, राइट, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ना। तो अगर ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आके ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, टकरा जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन के बाद दे विल ब्रेक अवे। यहां पे बोला जाता है जैसे ही कोलिजन हुआ तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोलाइड करेंगे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोलाइड करने के बाद एक पोल ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और दूसरा पोल नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। दैट मींस दिस इज कॉल्ड ब्रेक अवे सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड ब्रेक अवे, राइट। सो इसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे बेसिकली ब्रेक अवे पॉइंट की, कि वो एक्चुअल पॉइंट कहां पे ये दोनों पोल आपस में टकरा रहे हैं, कौन सा पॉइंट है, और उसके बाद ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि ऊपर नीचे ब्रेक अवे हो जाएंगे, राइट। तो दैट मींस आई रिक्वायर्ड अ ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेशन। नेक्स्ट, अब अगर आप देखें जब आप इस सिचुएशन पर पहुंच जाएंगे, ये ब्रेक अवे हो गए, सो ब्रेक अवे होने के बाद एक्चुअली ये पोल जाएंगे कहां पे? एक्चुअली ये जो पोल हैं ये स्टार्ट तो हो गए यहां से, बट ये एंड कहां पे होंगे? तो ये पोल हमेशा शुरू जो होता है वो यहां से पोल से तो शुरू हुआ, पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हुआ, बट इसको एंड करने के दो मेथड, दो जगह होती हैं। एक, या तो पोल से स्टार्ट होके 0 में जाके एंड हो जाता है 0, लेकिन इस सिस्टम में कोई 0 है नहीं। दूसरा, अगर 0 नहीं है तो दैट पोल विल गोज टू इंफिनिटी, दैट पोल विद गोज टू इंफिनिटी। तो या तो पोल 0 पे जाके टर्मिनेट होगा या फिर पोल इंफिनिटी पे जाएगा। अब इस सिस्टम में क्योंकि कोई 0 तो है नहीं, तो तीनों के तीनों पोल कहां जाके टर्मिनेट होने वाले हैं? तीनों के तीनों पोल आपके इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट होने वाले हैं। और इसी चीज को मैं बोलता हूं स्टेप नंबर 3, कि आपको ये कैलकुलेट करना हो व्हाट आर द नंबर ऑफ रूट लोकाई, दैट मींस कंप्यूट हाउ मेनी रूट्स और पोल्स आर टर्मिनेट एट इंफिनिटी और एट 0। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होता है n इज इक्वल टू p माइनस जेड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था p रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पोल्स, तो यहां पे नंबर ऑफ पोल्स हैं 3 एंड z इज इक्वल टू 0, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस, तो यानी कि आंसर हो गया 3। तो इसका मतलब है कि तीनों के तीनों पोल मेरे इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होने वाले हैं, कोई भी ऐसा पोल नहीं है जो कि सिस्टम में 0 पे जाके टर्मिनेट हो, राइट। सो यही चीज आपके स्टेप में भी है, और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये डायग्राम आपको ऑटोमेटिकली दिखा देता है कि आपका ग्राफ कैसे ड्रॉ होने वाला है। यहां मैं रफ स्केच बता रहा हूं, तो यही रफ स्केच आगे चल के फाइनल स्केच में बदल जाता है, और यहीं से मुझे पता चलता रहता है मुझे कौन कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्टली मैंने क्या बताया था, कोलिजन होगा, ब्रेक अवे है, तो मैं आगे चल के ब्रेक अवे कैलकुलेट करने वाला हूं। देन अब कोलिजन के बाद जब ये एक दूसरे से ऊपर नीचे मूव करेंगे और एक पोल ये 5 वाला इधर जा रहा है, देखिए, तो ये अल्टीमेटली इंफिनिटी तक जाने हैं। तो अब ये किस डायरेक्शन को फॉलो करें? जैसे अगर ये 5 वाला है तो क्या ये इसी डायरेक्शन में चलता रहे, इंफिनिटी में पहुंच जाए, या ये जैसे ऊपर नीचे चले गए तो ये किस डायरेक्शन में जाए? डायरेक्शन मेरे पास पूरी है 0 से लेके 360 डिग्री, तो किस डायरेक्शन पे, किस एंगल पे मूव करे ये पोल, मुझे ये पता करना है। और ये किस एंगल पे मूव करेंगे, इसके लिए होता है एंगल ऑफ असिम्प्टोट, एंगल ऑफ असिम्प्टोट,
राइट, एंगल ऑफ असिम्पटोट, जो कि हमें ये बताता है कि बेसिकली पोल किस डायरेक्शन में चलने वाला है और अंत में वो जाके इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो जाएगा. So your next step is basically you will calculate the angle of asymptote. So यहाँ पे angle of asymptote का ये step है जिसे मैं step number 5 बोलता हूँ, before मैं बता दूंगा क्या है. तो angle of asymptote is calculated by this formula, phi is equal to 2k plus 1 divided by p minus z into 180 degree, where k क्या है 0, 1, 2, 3 as so on आप रखते जाएंगे. तो बेसिकली सबसे पहले आप k is equal to 0 रखिए. तो जब इस क्वेश्चन के अंदर k is equal to 0 रखेंगे तो ये बनेगा 2 plus 2 into 0 plus 1 divided by p minus z. Now what is p minus z? p is number of poles, z is number of zeros. तो ये आपका 3 minus 0 हो गया, multiply by 180 degree. तो that means I got 60 degree. अगर k is equal to 1 रखेंगे so ये बन जाएगा 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3 divided by 3, तो ये आ गया 180 degree. और k is equal to 2 रखेंगे तो this is 300 degree. तो मैंने तीन ही वैल्यू कैलकुलेट करी है. क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम में 3 पोल हैं जिनका मुझे एंगल कैलकुलेट करना है कि वो बेसिकली कौन से एंगल पे मूव करने वाले हैं. राइट, तो अगर आप इस स्टेप से देखेंगे तो मुझे 3 एंगल मिल चुके हैं, 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री. तो इसका मतलब होता है कि ये जो डायग्राम हमने बनाया, अब हमने एंगल ऑफ असिम्पटोट कैलकुलेट कर लिया, ये डायग्राम हमारा चल ही रहा है ऑन द ग्राफ पेपर. तो इस डायग्राम पे मुझे पता चल गया ये पोल टर्मिनेट होगा, मतलब यहां से ब्रेक अवे होगा, एंड वन पोल मूव्स इनटू डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री, one pole moves in the direction of 300 degree and one pole move in the direction of 180 degree. तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 180 डिग्री डायरेक्शन कौन सी है? जी हाँ, दिस इज कॉल्ड 180 डायरेक्शन, और ये पोल ऑटोमेटिकली आपका 180 की डायरेक्शन में जा ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, ये जो दोनों पोल हैं 60 और 300 पे जाने हैं, तो ये आपका 60 डिग्री को फॉलो करेगा और ये आपका 300 को फॉलो करेगा. तो उसको पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में फॉलो करवाने के लिए हम यहां पे इन एंगल ऑफ असिम्पटोट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ कर देते हैं कि कहां पे 60 डिग्री आएगा, कहां पे 300 डिग्री आएगा, कहां पे आपका आएगा 180 डिग्री. सो ड्राइंग करने के लिए, अगर आपको एंगल ड्राइंग करने के लिए बोलूं तो व्हाट यू रिक्वायर्ड अ डी. सो डी ले जाना मत भूलिएगा अपने पेपर के दौरान, क्योंकि अगर आपको रूट लोकस अटेम्प्ट करना है सो रिक्वायर्ड अ डी, चांदा जिसे बोलते हैं हिंदी में, जिसके थ्रू आप एंगल को ड्रॉ करते हैं. राइट, सो इफ यू रिमेंबर कि हम डी से कैसे एंगल डिनोट करते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिएगा जहां पे आपको उस एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं. तो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट? तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को यहां पे बोला जाता है centroid of asymptote, यानी कि calculation of centroid, and this will be calculated by the formula sum of poles minus sum of zeros divided by p minus z. Now look at this sum of poles. अब यहाँ पे number of poles नहीं है, यहाँ पे sum of poles हैं. तो हमारे पास poles कौन कौन से थे? 0 है, -4 है, -5 है. तो अगर मैं इनका sum करूं तो क्या बनेगा? -9. तो -9 minus 0 divided by 3 minus 0, you will get minus of 3. That means सेंटर ऑफ असिम्पटोट, सेंट्रॉइड कहां पे है? सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा ए से, एंड इट इज -3. तो जो मैं आपको बात बोल रहा था कि ये एंगल आपको कहां पे बनाने हैं, ये एंगल आपको बनाने हैं इस -3 पॉइंट पे. दिस इज द -3 पॉइंट, यहां पे आपका -3 पॉइंट है. तो बेसिकली इस -3 पॉइंट पे मैं एंगल को कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं. कैसे? यहां पे मैं डी रखूंगा, एक लाइन में बना दूंगा 60 डिग्री एंगल के लिए, तो दिस इज माय 60 डिग्री एंगल. एक लाइन हम बना देंगे 30 डिग्री एंगल के लिए, तो दिस इज 30 डिग्री एंगल. और एक लाइन हम बना देंगे 180 डिग्री, जो कि ऑलरेडी इसी के ऊपर आनी है, तो कोई बनाने की जरूरत नहीं है. अल्टीमेटली आई रिक्वायर दीज टू 60 एंड 300. राइट, तो अगर मैं फिर से एक सम अप करूं, यहां पे एक कहानी को वापस जोड़ूं, तो मैंने ये पोल जीरो डायग्राम बनाने से शुरू किया था. उसके बाद मैंने इनके पाथ को लोकेट किया, और जैसे ही मैंने पाथ लोकेट किया तो आई रिक्वायर्ड कि पोल मूव कहां करेंगे. तो पोल मूव कहां करेंगे वो बताता है एंगल ऑफ असिम्पटोट, और एंगल ऑफ असिम्पटोट किस पॉइंट पे ड्रॉ करना है वो बताता है सेंट्रॉइड ऑफ असिम्पटोट. तो मैंने यहां सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया, उसमें मैंने एंगल्स ड्रॉ कर दिए, जो कि आप ये ऑलरेडी स्टेप्स यहां पे कैलकुलेट कर चुके हो. राइट, सो एंगल ऑफ असिम्पटोट ड्रॉ हो चुका. नाउ अब इतना पार्ट करने के बाद हमें एक और चीज यहां पे मिली थी कि जब दो पोल एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो देयर विल बी मस्ट बी अ कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन ये दोनों पोल एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे. दैट मीन्स अब मुझे वो पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है जहां पे ये एक्चुअल ब्रेकअप हो रहा है, जहां पे एक्चुअल कोलिजन हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेक अवे कैलकुलेशन. सो ब्रेक अवे कैलकुलेट होगा या नहीं होगा ये आपको ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे ब्रेक अवे निकालना ही निकालना है.
अगर आपको नहीं दिख रहा ब्रेक अवे हो रहा है तो ब्रेक अवे क्यों कैलकुलेट करूंगा, नहीं करूंगा ना। सो दैट्स वाई मैंने आपको पहले ही बोला कि ग्राफ को रफली यहां पे बनाते हुए चलना पड़ता है, सो दैट हमें आइडिया लग जाए कि हमें कौन कौन से स्टेप की नेसेसिटी है, राइट। सो अब ब्रेक अवे देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। सो हाउ विल कैलकुलेट द ब्रेक अवे। सो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा सीई यानी 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और GSHS मुझे क्वेश्चन में गिवन है और यहां मैंने कैलकुलेट कर लिया ब्रेक अवे पॉइंट के लिए सीई, राइट। अब इस C को कैलकुलेट करने के बाद यहां से आप K की वैल्यू सॉल्व कीजिए। तो अगर यहां से K की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ S क्यूब माइनस ऑफ 9S स्क्वायर माइनस ऑफ 20S। अब इसे करिए डिफरेंशिएट dk बाई ds और इसे कर दीजिए इक्वल टू 0, राइट। और जो ये इक्वेशन आप करेंगे इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के आपको सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मैं आपको रेफर करूंगा 100 ms मिनिमम कैलकुलेटर लेके जाइएगा, सो दैट आप इस इक्वेशन के रूट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सके यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि वैसे ही लंबी टेक्निक है। अगर आप यहाँ पे मैनुअली से कैलकुलेट करेंगे सो मे बी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप मैनुअली कैलकुलेट कर जाएं, बट आगे के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जरूर नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन भी बन सकती है। तो इफ देयर इज अ क्यूबिक इक्वेशन देन उसके 3 रूट होंगे, तो 100 ms कैलकुलेटर सफिशिएंट है जो आपके वो रूट्स कैलकुलेट कर सकता है, राइट। सो कैलकुलेटर चलाइए, कैलकुलेटर चला के रूट्स कैलकुलेट कर लीजिए। सो नाउ आई विल गेट द 2 वैल्यूज फ्रॉम दिस इक्वेशन, वन सेड माइनस 1.47 एंड द अनदर सेड माइनस 4.52। दैट मीन्स कि मुझे 2 ब्रेक अवे पॉइंट मिल रहे हैं, माइनस 1.47 एंड माइनस 4.52। तो अब मुझे चेक ये करना है कि इनमें से बेसिकली वैलिड कौन सा है, इनमें से बेसिकली वैलिड कौन सा है। तो कैसे चेक करूं। सो अगेन आप अपने डायग्राम पे आइए। डायग्राम कहता है माइनस 1.45, माइनस 1.45 कहां होगा, माइनस 1.45 कहीं ना कहीं यहां पे लाई करेगा। सपोज दिस इज माइनस 1.4 और माइनस 4.5 जो हमारा आया वो कहीं यहां पे लाई करेगा। तो जो ब्रेक अवे पॉइंट उस पाथ पे आ रहा है जो बेसिकली वैलिड ही नहीं है, तो ये ब्रेक अवे वैलिड कैसे हो सकता है, ये ब्रेक अवे वैलिड नहीं होगा, राइट। तो कौन सा ब्रेक अवे वैलिड होगा, जो वैलिड पाथ पे आ रहा है वही ब्रेक अवे मेरा वैलिड होगा। यानी कि माइनस 1.4 जो हमने यहां कैलकुलेट किया है, दिस ब्रेक अवे इज वैलिड एंड दिस इज नॉट वैलिड, राइट। सो दैट मीन्स कि आपके ग्राफ में ये जो मैं यहां पे दिखा रहा था कि ये चीज यहां से ब्रेक अवे होगा, तो ये एक्चुअली आपको यहां पे शो करना है एट दिस पॉइंट कि इस पॉइंट पे ब्रेक अवे होगा और एक पोल ऊपर चला जाएगा और एक पोल आपका नीचे चला जाएगा, राइट। तो अब ये चीज आपकी एक्चुअल आ गई। जो चीज मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था कि ब्रेक अवे तो होगा, बट वो ब्रेक अवे इस एक्चुअल पॉइंट पे होगा। दिस इज माइनस 1.47, दिस इज कॉल्ड ब्रेक अवे पॉइंट। एंड आफ्टर ब्रेक अवे अब क्या हो रहा है, अब एक पोल आपका 180 की डायरेक्शन में, ये तो चला ही गया। ये पोल आपका ब्रेक अवे हुआ, इसे जाना है 60 की डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा सा आपको फ्री हैंड बनाना है और फ्री हैंड बनाने के बाद आप इस 60 डिग्री की लाइन जो आपने अपने डी से प्रॉपर स्केलिंग का यूज करके जो बनाई हुई है उसी की डायरेक्शन में इसे टर्न कर देना है। आगे जाके ये भी आप स्केल से इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हो, राइट। तो अभी फिलहाल फ्री हैंड चलना है, हमें अभी फ्री हैंड चलना है क्योंकि अभी एक कैलकुलेशन और बची है। वो क्या बची है वो मैं बताने जा रहा हूं। अब जब आप इसे फ्री हैंड बना रहे हैं, आपने बोला इसे 60 डिग्री की डायरेक्शन में मूव करा दीजिए, राइट। तो जब मैं इसे 60 डिग्री की डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, तो जैसे मैंने यहां पे बनाया तो आपने देखा कि मेरा ये जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं इस जियोमेगा एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा। ये चीज मुझे कौन बता रहा है, ये चीज मुझे एंगल बता रहा है। इस एंगल से ही मुझे पता चल रहा है कि जब ये 60 डिग्री की डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये इस एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर सपोज मेरा एंगल होता 135 डिग्री का या ग्रेटर देन 90 डिग्री का या 90 डिग्री का और मैं कहता ये 90 डिग्री पे जाना है, तो क्या ये चीज कट होती? जी नहीं, ये चीज कट नहीं होती। तो ये चीज फिर मैं वही चीज यहां पे बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, पहले क्वेश्चन में जरूर नहीं है आप सब चीजें समझ जाएं, बट यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम मुझे किस किस स्टेप की नीड आ रही है। ब्रेक अवे की नीड थी, मैंने ब्रेक अवे कैलकुलेट किया। अब ब्रेक अवे के बाद मुझे समझ में आ रहा है जब पोल 60 डिग्री की डायरेक्शन में जाएगा सो इट विल कट दिस इमेजिनरी एक्सिस। तो कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बिल्कुल यहां पे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैच होने वाला है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मुझे कैलकुलेट करना है और इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो अगेन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना जरूरी है या नहीं है, दैट इज अगेन कम्स टू योर क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन खुद ब खुद बता रहा है कि हाँ जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। नाउ हाउ विल आई कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आई विल, दिस इज द सेम स्टेप जो अब आपने राउथ सर्विस में फॉर्म किया था, सेम राउथ सर्विस यहाँ पे अप्लाई हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लीजिए जो भी आपने ब्रेक अवे एक पॉइंट निकालने के लिए कैलकुलेट की थी, द सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ये रही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इससे हम राउथ सर्वे फॉर्म करेंगे। ये हमने राउथ सर्वे फॉर्म कर लिया, एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0, एस क्यूब का कोफिशिएंट 1, एस की कोफिशिएंट 20, देन 9k, और उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया। सो आई विल गेट दिस टाइप ऑफ एरे। अब इसमें हम कैलकुलेट करते थे वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k कैसे करते थे? k मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फ्रॉम दिस फैक्टर, और 180 माइनस k डिवाइड बाय 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो k इज ग्रेटर देन what 180 डिग्री, k is less than 180 डिग्री। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो k become less than 180, so what is the range? k greater than 0 less than 180। तो अल्टीमेटली मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये मेथड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे चाहिए ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी। अगर आपको याद हो अपने लास्ट लेक्चर में मैंने इस पर जोर भी दिया था, ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, और ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे क्या चाहिए? वो वैल्यू चाहिए k की जहां पे सिस्टम क्या होता है? मार्जिनली स्टेबल। तो दैट मींस k इज इक्वल टू 180 पे सिस्टम क्या होगा? मार्जिनली स्टेबल, क्योंकि लेस देन 80 पे स्टेबल है, तो इक्वल टू 180 पे मार्जिनली स्टेबल। और इक्वल टू 180 वाली कंडीशन हमें कहां से मिली? यहां से मिली ना। तो इसके ऊपर से क्या निकालूंगा? इसके ऊपर से बनाऊंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन 9s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, जिसमें k को रखेंगे 180, तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ s, और उस s की जगह j ओमेगा पुट करके आप लोगों ने कैलकुलेट की थी फ्रीक्वेंसी, राइट। एक बार मैं फिर यहां पे बोल रहा हूं कि आपको टिपिकल लगने वाला है, हो सकता है एक बार में आप रूट लोकस को कंप्लीट भी ना करें, बट मैं फिर भी रेफर ये करूंगा जस्ट कंप्लीट इन वन गो, बट बिफोर दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। सो अगर आपको याद हो ये हमारी 9s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, तो यहां से s की वैल्यू हो गई प्लस माइनस j 4.47। अब यहां पे मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, तो मैं इसे j ओमेगा पुट नहीं कर रहा हूं, केवल मुझे यही फैक्टर चाहिए था, s इज इक्वल टू प्लस माइनस j 4.47। तो एक्चुअली दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट जहां बेसिकली लिखा हुआ है 4.47 एंड हियर इट इज माइनस j 4.47। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, नाउ ऑल द स्टेप्स आर कंप्लीटेड एंड दिस इज द ग्राफ पेपर जो आपके आंसर कॉपी में गिवन होता है। आज की डेट में ग्राफ पेपर पीछे गिवन है, और इसे ग्राफ पेपर पे भी बनाइएगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप अपना रफ स्केच, जो मैंने यहाँ पे रफ स्केच बताया, यू कैन ड्रॉ दिस रफ स्केच एनीवेयर, रफ में फेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द फाइनल विल बी ड्रॉन ऑन दिस ग्राफ पेपर। वही सेम चीज है, देखिए यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आप स्केलिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 मेंशन है, यहाँ पे -1 मेंशन है, ये -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, एंड देन कंटिन्यू है। तो यहाँ पे वही मैंने मार्क किया हुआ है पाथ, तो जो पाथ आपका वैलिड है उसी पाथ को डार्क लाइन से मार्क कीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखाना है, बाकी लाइट लाइन रखिए ताकि आपका आंसर बिल्कुल क्लियरली शो। 4 और 5 के बीच में कोई पाथ नहीं है, 5 से फिर हमारा पाथ था और ये पोल इस डायरेक्शन में जा रहा था। नाउ 0 और 4 वाले पोल एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो इस पॉइंट से यहां पे ब्रेक अवे हो रहा है, एंड दिस पॉइंट इज क्लियरली मेंशन ओवर हियर 1.47 नेगेटिव साइन, राइट। असिम्प्टोट ड्रॉ करना है, असिम्प्टोट ड्रॉ करने के लिए सेंट्रॉइड चाहिए, तो दिस इज द सेंट्रॉइड एट -3। यहां से क्लियरली देखिए डी का यूज करके इन्होंने एंगल मार्क किए हुए, तो 60 डिग्री, 300 डिग्री, 180 डिग्री। और फिर जैसे कि मैंने यहां से बताया, जैसे ही आप यहां से इसे ब्रेक अवे करेंगे तो ये पोल इस 60 डिग्री की डायरेक्शन में अपने आप को बेंड कर लेता है, 60 डिग्री की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। और इसको आपको कैसे मीट कराना है? अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसे यहां से स्टार्ट करते हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मीट करा दीजिए, बट मतलब इसे बेंड इस तरह से रखिएगा कि आपके 60 डिग्री को भी फॉलो करे, राइट। तो इस पॉइंट पे बेंड होने के बाद आप फर्दर ये जो पोल है ये 60 डिग्री की डायरेक्शन को फाइंड आउट, मतलब एक तरह से 60 डिग्री की डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा है, इट विल गोज अप टू इंफिनिटी। एंड द सिमिलर केस ये आपका जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज द सेम मैनर, ये आपका बनेगा बिल्कुल मिरर इमेज, जैसे आपने ऊपर वाला बनाया बिल्कुल सेम टू सेम मिरर इमेज बना दीजिए, और ये -4.47 के बाद ये इस 300 डिग्री की डायरेक्शन को फॉलो करेगा, राइट। सो रूट लोकस बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको अभी फर्स्ट टाइम, मैं फिर कह रहा हूं, लगा होगा बहुत टिपिकल, नो डाउट टिपिकल लगता है, बट अगर आप इस पे 1-2 क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे ना, इसी क्वेश्चन को दोबारा से सुनेंगे, आपको बहुत ईजी लगने वाला है। जो मैंने पहले स्टेप में बोला कि वंस यू ड्रॉ द रफ पोल
जीरो प्लॉट, तभी आपको दिखाई देने लग जाता है कि बेसिकली सारा का सारा रूट लोकस कैसे बनने वाला है। ब्रेक अवे है या नहीं है, कहां पे होगा उसको कैलकुलेट कीजिए। ब्रेक अवे के बाद एंगल ऑफ असिम्पटोट आपको बताता है कि अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो आई नीड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। एंगल ऑफ असिम्पटोट को ड्रॉ करने के लिए सेंट्रॉइड चाहिए, तो सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। तो सारी चीजें आपको इसी ग्राफ में देख के याद आ जाती हैं, कोई डिजाइन स्टेप मुझे अलग से याद नहीं रखना होता। दैट्स इट। तो इसी के साथ यहां पे मैं इस क्वेश्चन को वाइंड अप करता हूं। आई होप आपको रूट लोकस समझ में आया होगा। एक बार इसी क्वेश्चंस को दोबारा से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा रूट लोकस की, जिसमें ये स्टेप तो होंगे ही, साथ ही साथ ये जो प्रॉब्लम हमने की है इसमें कोई कॉम्प्लेक्स पोल नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स पोल्स नहीं है। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं लेके आऊंगा प्रॉब्लम जिसमें कॉम्प्लेक्स पोल भी होगा। तो उसमें आपका बेस स्टेप तो यही सारे रहने वाले हैं, और उसके बाद एक स्टेप और जुड़ जाएगा कि अगर कॉम्प्लेक्स पोल है तो उस केस में हमें क्या करना होता है। राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। डू प्रैक्टिस विद योर ओन रूट लोकस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखिए, रफ पेपर पे ड्रॉ करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ड्रॉ जरूर कीजिए। राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।